इसलिए मैं कहता हूं कि जिन मुद्दों पे अगर शुरू से भी 4-5 बात हो जाती तो हम आज के दिन की चर्चा नहीं कर रहे। तो ये जो कैलेंडर के साथ जघन्य अपराध भारत की पार्लियामेंट में हुआ, किसी ने नहीं पूछा इस 70 सालों में, किसी अखबार के एडिटोरियल में यह नहीं लिखा कि जब यह संसद में पास 22 मार्च 1957 को हो गया था तो फिर यह छपा क्यों नहीं? कौन लोग थे जिन्होंने इसको छापने से रोक दिया? इसीलिए मराठे जी ने इसमें एक और अच्छा काम किया है कि भारत के जो संविधान की मूल कॉपी है, जिस संविधान सभा ने यह संविधान बनाया और उसी संविधान सभा के लोगों ने इस पे यह चर्चा की कि भारत का संविधान, अगर इसके ऊपर हम भारत ना भी लिखें तो कोई भी इस संविधान को हाथ में ले और जैसे ही इसको खोले तो उसको लगे कि यह भारत का संविधान है। इस चर्चा के बाद में बाकायदा एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने कहा कि इसमें जहां जहां खाली जगह है, जहां स्पेस है, उन स्पेस को भारत की सनातन संस्कृति, हमारा इतिहास से लेकर के 1947 तक जो भी महापुरुष लगते हैं, हम उन चित्रों से इसको दर्शाएंगे। नंदलाल बोस के अंडर में यह कमेटी बनी। बंगाल के शांति निकेतन के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। 5 लोगों की कमेटी थी और वहां के कुछ छात्रों ने मिलकर के 40 स्केच बनाए और कुल मिला के 22 फाइनल हुए। भारत के ओरिजिनल संविधान में उन 22 चित्रों को जगह दी गई। लेकिन किसके कहने से, उन किन कारणों से आपको ओरिजिनल कॉपी के बाद जितने भी संविधान की कॉपी छपी उसमें से वो चित्र निकाल दिए गए? क्योंकि उन चित्रों में जिस भारत को विजनरी प्रधानमंत्री बताना चाहते थे वो उसमें नहीं था। लिहाजा बहुत सोच समझ के, ये बात मैं पूरे अपने होशो हवास में कह रहा हूं, आज का जो रूप है उसे देख के लगता है कि एक डिजाइन के तहत, एक एजेंडे के तहत ये 70 साल में भारत जिस मोड़ पे खड़ा है, जिन समस्याओं से दो चार हो रहा है, जो ताकतें इसके आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रही हैं, जो ताकतें भारत राष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं, मात्र 70 साल में हम वहीं खड़े हुए हैं क्योंकि हमने सफर और रास्ता दोनों गलत चुना। और हम तमाम इस समाज ने कभी इन विषयों को अगर उठाया होता तो मैं नहीं मानता कि 70 साल में जिनकी पूरी दुनिया में दुर्गति हो रही है, जो पूरी दुनिया में बेआबरू हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। उस ओरिजिनल कॉपी में जो 22 चित्र थे उसमें एक जगह जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, आपके अधिकारों की बात कही गई है, उसके ऊपर जो स्केच बना हुआ है उसमें भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बने हुए हैं। उसी संविधान में कृष्ण जी बने हुए हैं, उसी संविधान में सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं, उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए, उसी के अंदर गुरुकुल की शिक्षा के बारे में चित्र बना हुआ है, उसमें महावीर भी हैं, उसमें गौतम बुद्ध भी हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, चित्र की अपनी ताकत होती है, विजुअल्स की अपनी ताकत होती है। क्यों किसके कहे आज तक पता नहीं चल पा रहा। और मैं जब यह बात सवाल करता हूं तो मेरी छवि यह बन गई है कि कोई एक नई कंट्रोवर्सी होने वाली है, इसलिए मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो भारत के ओरिजिनल संविधान में ये 22 चित्र हैं, किसने गायब करे थे उसका नाम बताओ। और अगर ये गायब हो गए हैं तो आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो कहती है राष्ट्र प्रथम है,
इस सरकार को कुछ नहीं करना है, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलानी, कोई राज्यसभा लोकसभा में बिल नहीं पास कराना है, सिर्फ इतना ही करना है, पुराने रिकॉर्ड निकाले और संसद की उस कार्रवाई के बारे में जितनी डिटेल मेरे पास है, अगर खुलेआम कह रहा हूं सरकार के कोई लोग हों तो मुझसे ले ले, और इसी सरकार में और इसी सदन में खड़े होकर कहे कि जो इस सरकार ने इस संसद में पास किया था कल से वही लागू होगा। ये एक ऐसी फॉर्चुनेट सरकार है, एक ऐसी सरकार है दिल्ली में इस वक्त कि 90 करोड़ लोगों में से कम 50 करोड़ लोग उसकी रोज मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि सब कुछ सरकारें नहीं करती, सरकार में जाने से कोई अकल नहीं बढ़ जाती है, सरकार की अपनी सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन इन मुद्दों को अगर आप चर्चा में लाते तो एक आवाज बनती, ये आवाज बनती तो संसद तक जरूर पहुंचती। मेरे परिचय में कहा गया आर्टिकल 35 के बारे में, हम तो बचपन से लेकर के 4-5 साल पहले तक यही सुनते थे कि आर्टिकल 370, लेकिन आज के दौर का जो कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल मीडियम है, यही वो आर्टिकल था जिसके कारण मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैं जानता था कि इस मुद्दे को उठाना कोई आसान काम नहीं है। इस मुद्दे को उठाने की इस सफर में हमारा एक साथी भी चला गया, वो आप ही के राज्य का था, संदीप कुलकर्णी उसका नाम था। सावरकर परिवार के यहां एक वारिस बैठे हुए हैं, रणजीत सावरकर साहब। वो सावरकर का भक्त था, इतना मैंने भक्त किसी को नहीं देखा। वो इस सफर में हमारे बीच में से चला गया, लेकिन हमने कहा अगर वो चला गया है तो इस पे हम समय नहीं गंवा सकते कि ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसमें हमारा समय नष्ट हो जाता, जो उसका हमारे साथी का भी एजेंडा था। इसी आज के आधुनिक युग में उस इंस्ट्रूमेंट को हमने इस्तेमाल किया। पूरे देश में आज तो हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों तक आवाज जाती है। उस जमाने तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि 2 लोग भी चाय पीते वक्त हमसे बात करते थे तो हम उनको आर्टिकल 35 पे समझाते थे ये है क्या। हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास विदेशों से चंदा नहीं आ रहा था, हमारे पास 30 करोड़ लोग ऐसे नहीं थे जो एक बात कहते में इकट्ठे हो जाते, हम शाहीन बाग नहीं बना सकते थे। इसलिए इस बात को पूरे देश में तथ्यों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, कहां लिखा है, किस पेज पे लिखा है, यहां तक हमने बताया। और जब पीआईएल दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं पता था, बड़े बड़े वकीलों को नहीं पता था। शुरू में बहुत लोगों ने हमसे कहा क्या ये बेवकूफी का कोई चीज आप उठा लाए हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं। हमेशा जब बदलाव आता है तो लोग पागल ही समझते हैं, लेकिन वही क्रिटिकल टाइम होता है कि जब आपको ज्यादा लोग पागल समझने लगे तब समझ लीजिए कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे। आप अपने हौसले को कमजोर न समझें। और पूरे देश में आर्टिकल 35 पे क्या था, कैसे बना, क्यों आया, क्या प्रोविजन थे, इतना बोला कि आप इस बात को मजाक समझ सकते हैं। मैं घर की बातचीत में कभी बातचीत में आर्टिकल 35 पे बोलने लगता, और मुझे लगता था कि मैं सोचता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, इस आर्टिकल 35 में जितने भी नुक्ते थे सब नुक्तों को मैंने छान लिया। और उसका दबाव यह हुआ कि जब समाज को पता चला तो आपने कहा कि इतना जघन्य अपराध हो रहा है और हमें पता नहीं है। आपने विश्वास किया और आपकी आवाज अलग अलग छोटी छोटी समूह में उठी और देश की सत्ता को पता चला,
सत्ता ने जब अब 2019 का दोबारा से चुनाव लड़ा, उस पार्टी ने पहली बार अपने मैनिफेस्टो में लिखा हम 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। तब भी मैंने कहा कि 370 तो हम 70 साल से हटते हुए देख रहे हैं। मैंने उसके बाद सिर्फ इतनी बात की खुशी मनाई, इसी बात का संतोष मनाया कि हम भले ही उसको दुनिया भर में फैलाने में कामयाब रहे हों, लेकिन हटाएगी तो सरकार ही। उसे हटाने की शक्ति तो मेरे पास और आपके पास नहीं। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी यह सिलसिला 4 साल तक चलाया, जगह जगह चलाया, कश्मीर में जाके चलाया। कश्मीर के मरहूम वजीर आला चीफ मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त के भाषण में हमारा नाम लेकर के हमारे बड़ा सम्मानित किया। हमने जहां जहां जा सकते थे, इसमें जितनी भी हमारे पास पत्रकारिता की टेक्निक थी, सब इस्तेमाल की। और 2019 में चुनाव जीतने के बाद, यह बात मैं बार बार एक कारण से कहता हूं, यह बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उस टारगेट के प्रति जो आपको बड़ा प्यारा है, जिसको आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी।